Hello, all the dear students of class ninth. Welcome you all in the online classes. Here, I'm your social science teacher Vimlesh Singh. And dear students, I'm going to continue the remaining part of the chapter number 2nd, class ninth economics, people as resource. As you can see here, that we are going to start today from the topic health. और ओरिजिनली अगर कहें डियर स्टूडेंट तो ये आपके पेज नंबर 23 पे है और वहाँ से आप इसको जो है वो देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट. फर्म क्या करता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है. डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू इम्प्लाई पीपल who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? क्या आप सोचते हो कि कोई भी फर्म कम कर सकता है जैसे एम्प्लॉई जो है पीपल हु माइट नॉट वर्क इफ़िशियंटली, जो प्रॉपरली जो है काम न कर सके एज हेल्दी वर्कर्स, जैसा कि हेल्दी वर्कर्स करते हैं बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, उनकी ख़राब सेहत के कारण. कहने का मतलब यह है कि कोई भी एम्प्लॉयर ऐसे एम्प्लॉई को जो है अपॉइंट नहीं करना चाहेगा जो अपने ख़राब स्वास्थ्य के कारण जो है वो बार बार बीमार पड़े और वो प्रॉपर वे में जो है न कर पाए उसकी सेवा, और इस तरीके से जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत प्रॉपर वे में नहीं आएगा. तो यहाँ पे जो टॉपिक शुरू हो रही है वो इस तरीके से है कि वो पूरी तरीके से हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहे, उनसे ये समझे कि किस तरीके से उन चीज़ों को किया जा सकता है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी. उसका स्वास्थ्य जो है व्यक्ति को ये रियलाइज कराता है उसकी ताकत, ठीक है, एंड द एबिलिटी, और जो उसकी योग्यता है, ठीक है. तो इसमें हम देखेंगे अब इसी पेज पे राइट साइड में जब हम लोग आते हैं और फाइट इलनेस की, वो बीमारियों से कितनी उसकी कैपेसिटी है लड़ने की. ही सी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो अपनी मतलब काबिलियत है जो उसका मैक्सिमम यूज जो है कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में यूज नहीं कर सकता. इंडीड अगर वास्तव में देखा जाए, हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बींग. हेंसफोर्थ इसलिए इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री. तो जो हेल्थ स्टेटस है पूरी की पूरी पॉपुलेशन का, उसको इम्प्रूव करना जो है किसी भी नेशन की टॉप प्रायोरिटी में इंक्लूड होना चाहिए. आवर नेशनल पॉलिसी टू, अब हमारी जो नेशनल पॉलिसी है, एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर. तो वोट देयर पॉलिसी, वो हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए. ठीक है. हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद a स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. जो एक अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो बहुत सारी सुविधाओं से या मेन स्ट्रीम से दूर हैं, उन तक ये न्यूट्रिशनल चीज़ें पहुंच जाए. बट द रियलिटी इज़ दैट द इंडिया लाइक ए वास्ट populated country, somewhere it is impossible to reach each and every house of the underprivileged people. But government try कर रही है. Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector. देखिए यहाँ पे these measures
विच हैव बीन अडॉप्टेड, ये जो मेजर्स हैं जिसको अब अडॉप्ट किया गया है, increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014। और इसने क्या किया है कि जो हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा बोलते हैं डियर स्टूडेंट, मतलब औसत उम्र कितना जीता है एक देश में, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव नहीं है, इट्स नॉट वेरी गुड, तो वहाँ पे लोगों की औसत आयु कम होती है, जीवन प्रत्याशा जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद ये कितना हो गया, 68.3 इन 2014 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951 टू 34 इन 2016। मतलब 1000 शिशु में 147 की डेथ होती थी, जो कि अब 2016 तक अगर देखा जाए तो केवल 34 होते हैं। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20.4 and death rate to 6.4 within the same duration of the time. Increase in life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country. Increase in longevity of life is an indicator of good quality of life marked by self confidence। ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, आप इसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ये इंडिकेशन है कि इट्स क्लियर दैट कि हमारे यहाँ जो है हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो प्रॉपरली क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्फेक्शन, इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड द चाइल्ड एंड चाइल्ड केयर। इसमें मतलब सारी चीज़ों में अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्कस करना है आपको। स्टडी टेबल 2.2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिस्पेंसरीज फ्रॉम 1951 टू 2015। 2.2 आगे देखेंगे उसमें कि क्या है, उसमें कितने डिस्पेंसरीज 1951 टू 2015 तक इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन डॉक्टर्स एंड नर्सिंग पर्सनल फ्रॉम 1951 टू 2015। तो दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट इट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होगी। अब ये हम लोग स्टडी करेंगे। लेट मी जस्ट मेक इट हॉरिजॉन्टल, दैट्स वाई इट विल बी वेरी मच क्लियर। 2.2 में व्हाट इट्स शोइंग, लेट्स सी what it shows। it's showing the health से देखिए PHC CSC 2013 में 181,130 यस। 17 में आप ये देख रहे हो कि ईयर वाइज दिया है। डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल यहाँ पे देख रहे हो 29,000 समथिंग था। 14 में, 15 में, 16 में, 17 में बहुत हुआ। बेड्स जो अवेलेबल थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप देख सकते हो। रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल में 45,106 थे 13 में। 17 में आप डायरेक्ट देखो 17,982 है। नर्सिंग पर्सनल है, ANM, RNM, GNM जो भी होती हैं, ये इतनी थी और अब इतनी है। तो यू कैन सी दैट there is changing, but these changes are not sufficient according to the population of our country. So let me once again indicate about it, ये है क्या। देखिए सबसे पहले बात ये जानना आपको ज़रूरी है। देखिए SC का मतलब सब सेंटर, PHC का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CSC का मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ANM का मतलब ऑक्सिलरी नर्स, ठीक है, हाइड्राइड्स। RN एंड RM का मतलब रजिस्टर्ड नर्सेज एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स। LHV का मतलब लेडी हेल्थ विजिटर्स। सोर्सेज ये जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2013, 14, 15 से लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। दीज जैसे ANM GNM का लोग नहीं जानते। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, थर्ड में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। डू यू थिंक the increase in the number of doctors and nurses is adequate for India's? If not, why?
आपको खुद से पूछना है, थोड़ा सा पता लगाना है इस टेबल को पढ़ने के बाद कि ये जो नंबर्स बढ़े हैं, ठीक है, जो डॉक्टर और नर्सेज के, क्या ये इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से एडेक्वेट हैं? व्हाट अदर फैसिलिटीज़ वुड यू लाइक टू प्रोवाइड इन ए हॉस्पिटल? और कौन सी फैसिलिटी जो है आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं हॉस्पिटल में? डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड। उस हॉस्पिटल के बारे में बताइए जो आप अभी रिसेंटली विज़िट किए हैं। फिर क्या कहता है कि 6 नंबर, कैन यू ड्रा अ ग्राफ यूजिंग दिस टेबल? इस टेबल को यूज करते हुए क्या आप एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, यू कैन जस्ट डू सच एक्टिविटीज़। देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज़। इंडिया के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ ये बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस। अब इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से रखिएगा। Only 381 medical colleges, and among them 301 dental colleges. Just 4 states like the Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of the colleges. और दूसरे states में these numbers are very few, including I think if you just count UP also, you cannot find a lot of colleges including it. एक्टिविटी में जब आप देखते हो, कहता है विजिट ए नियर बाई हॉस्पिटल आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट एंड नोट डाउन द फॉलोइंग डिटेल्स। हाउ मेनी बेड्स आर देयर इन द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपको ये एक्ट दे नहीं रहा हूँ कि गो एंड सर्च, आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा लोगे। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर इन द हॉस्पिटल, हाउ मेनी नर्सेज वर्क इन दैट हॉस्पिटल। Besides, try to gather the following additional information. How many hospitals are there in your locality? How many dispensaries are there in your locality? तो these are the very important. तो हमने health topic पे these all the things we have discussed. Right now I am going to just discuss a new topic which is known as unemployment. Dear students, the common word of this particular English is बेरोजगारी. You are quite familiar with this word, whether you know the proper and the depth meaning or not. So let us understand, it's a very important and common. Sakal's mother शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स। साकाल की जो मदर शीला है, जिनको पहले हम लोगों ने बात किया है, ठीक है, वो घरेलू कार्य करती हैं, चिल्ड्रेन एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। बच्चों को भी पालती हैं और अपने पति बूटा की भी मदद करती हैं। साकाल्स ब्रदर, जो साकाल का भाई है, जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। वो अपना पूरा काम क्या करते हैं, बस खेलने में और घूमने में व्यतीत करते हैं। कैन यू कॉल शीला और जीतू टू सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या जीतू सीतू को आप इस तरीके से अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? इफ़ नॉट वाई? अगर नहीं कह सकते तो क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि वहाँ होता है जब लोग काम करने के इच्छुक होते हैं एट द गोइंग वेजेस, जो मजदूरी चल रही होती है, कैनॉट फाइंड जॉब्स, और उनको काम नहीं मिलता। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड। शीला जो है वो आउटसाइड काम करने की बहुत इच्छुक नहीं रहती, ठीक है। तो अब व्हाट इज़ द रीज़न, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हियर। डोमेस्टिक डोमेन, घरेलू कामों में, जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। उसके बच्चे जीतू और सीतू इतने छोटे हैं कि उनको काम के दबाव वाली जनसंख्या में नहीं जोड़ा जा सकता। नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। उनको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स people from 15 years to
59 years. Sakal's brother and sister do not fall within this age group, so they cannot be called unemployed. ठीक है, वो लोग वर्कफोर्स जो पॉपुलेशन होती है उसमें 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स के लोग होते हैं. साकाल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज, वो इस एज में नहीं आते, सो दे कैनॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, इसलिए उनको बेरोजगार नहीं कह सकते. साकाल्स मदर सीला वर्क्स फॉर द फैमिली, वो परिवार के लिए काम करती हैं. शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट. सी ट्रू कैनॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, उसको भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता. साकाल्स ग्रैंड पेरेंट्स आल्दो नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी, चूँकि उनको स्टोरी में इंक्लूड नहीं किया गया है, कैनॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, उनको भी बेरोजगार नहीं कह सकते. In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारे पास बेरोजगारी रूरल अबाउट द ग्रामीण क्षेत्रों में एंड अर्बन एरियाज शहरी क्षेत्रों में है. However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो बेरोजगारी की, वो अलग अलग क्षेत्रों में अर्थात शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से अलग अलग है. इन केस ऑफ रूरल एरियाज, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, देयर इज़ सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. दो वर्ड डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हाईलाइटेड है. द फर्स्ट इज सीजनल, मौसमी बेरोजगारी, एंड डिस्गाइज्ड का मतलब होता है अदृश्य बेरोजगारी. अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें जो है क्या है, शिक्षित बेरोजगारी है. इट मीन दोज पीपल. अब ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वी विल डिस्कस इन द यहाँ पे नेक्स्ट. Here, let's start. Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. सीजनल बेरोजगारी तब होती है जब वर्ष के कुछ निश्चित महीनों में लोगों को काम नहीं मिलता. People dependent upon agriculture usually face such kind of the problem. वो लोग जो पूरी तरीके से खेती पे डिपेंड हैं, उन्हें इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है. देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स, कुछ बिजी सीजन्स होते हैं व्हेन सोइंग, जैसे कि बुआई का, हार्वेस्टिंग कटाई का, वीडिंग निराई का, एंड थ्रेशिंग मड़ाई का. एज डन. आई होप स्टूडेंट्स आई हैव यूज प्रॉपर वर्ड एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. कुछ निश्चित लोग होते हैं जिनको काम नहीं मिलता, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से खेती पर डिपेंड हैं. इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. और अगर हम बात करते हैं अदृश्य बेरोजगारी की, तो उसमें लगता है कि लोग रोजगार में हैं, उसमें लगता है कि लोग रोजगार में हैं लेकिन वो बेरोजगार होते हैं. दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क. एग्रीकल्चरल प्लॉट होता है जहाँ पे वो काम पाते हैं. दिस यूजुअली हैपन्स अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स. यह सामान्यतः घटित तब होता है परिवार के सदस्यों के बीच में इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस of 5 people but engages 8 people. क्या कहते हैं, ये जो काम जो होता है इसमें जो है 5 लोगों की ज़रूरत होती है, बट उसमें इंगेज क्या होते हैं, 8 लोग हो जाते हैं. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो ये कैसे होता है, जैसे कहीं पे ज़रूरत है सिर्फ 5 लोगों की
और लेकिन उसमें जो है कह सकते हैं कि 8 लोग शामिल हो गए, 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, 3 लोग एक्स्ट्रा हैं। दिस 3 पीपल आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स, ये 3 एक्स्ट्रा लोग भी उसी प्लॉट में काम करते हैं जैसे और लोग। 3 ठीक है। द contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the people, इन 3 लोगों का उस वर्क में कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होता जो लोगों द्वारा, जो 5 लोगों द्वारा दिए गए हैं। इफ़ 3 people are removed, the productivity of the field will not decline, अगर इन 3 लोगों की प्रोडक्टिविटी को उसमें जोड़ा न जाए तो उसके प्रोडक्टिविटी में कोई असर नहीं पड़ेगा। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल, उस खेत में ज़रूरत है 5 लोगों की जो है। एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, और ये जो बचे हुए एक्स्ट्रा 3 लोग हैं इन्हीं को क्या कहेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहेंगे। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम, अगर हम शहरी गांव के क्षेत्रों की बात करें तो इस समय जो है सबसे ज़्यादा देखा जाए तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, ठीक है, कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। और इसके बाद बेटा मैं ये जो नेक्स्ट है ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।